Hello everyone, welcome to the class 9 chapter 6 tissue and lecture 9 and today's topic is complex permanent tissue. इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में ही पढ़ा था और उसमें हमने जाइलम को कवर किया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्लोएम को। जाइलम क्या कंडक्ट करता था? वाटर और मिनरल्स को प्लांट बॉडी के अंदर फ्रॉम सॉइल टू अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल थी उसकी डायरेक्शन, लेकिन जो आज हम फ्लोएम पढ़ेंगे वो क्या कंडक्ट करवाता है प्लांट बॉडी में? वो फूड को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। उसी की डिटेल आज हमने पढ़नी है। और इससे पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोस हैं जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन पे जाइए, उसे क्लिक करिए तो वहाँ पर सभी प्रीवियस वीडियोस आपको शो हो जाएंगे और प्लेलिस्ट भी है, एक ही साथ आप सभी वीडियोस दे सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है? फ्लोएम की डेफिनेशन क्या है? फ्लोएम हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन। अब यहाँ पे ये वर्ड देखिए, ट्रांसलोकेशन। यहाँ मैंने ये नहीं लिखा ट्रांसपोर्टेशन। अब डिफरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन में डिफरेंस है। ट्रांसलोकेशन मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करवाना, ठीक है। तो फ्लोएम का क्या काम है? इट हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। फूड कौन सा? सुक्रोज। एक्चुअल में बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में। फिर सुक्रोज ही है जिसको फ्लोएम पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसलोकेट करवाता है जहां जहां उस फूड की जरूरत होती है। सो हेल्प्स इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड सुक्रोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इट मीन्स फ्लोएम का क्या फंक्शन है? क्या चीज कंडक्ट करवाना? फूड को, और वो भी कौन सा? दैट इज सुक्रोज। वो मैं बता चुकी हूँ कि बनता तो ग्लूकोज है, लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बनता कहाँ पर है, ये भी आपको पता है कि फूड कहाँ बनता है। फूड इज मेड इन लीव्स। एक प्लांट बॉडी में जो लीव्स होती हैं वहां पर फूड बनता है। कौन से सेल्स में बनता है? लीव्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं जहां पर ये फूड बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है। और किस प्रोसेस से बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैं प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो दोबारा बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है वो मीजोफिल सेल्स में होता है जो लीव्स में होती हैं, और यहीं पर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। फिर ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर सुक्रोज ही है जिसको फ्लोएम पूरी प्लांट बॉडी में क्या करवाता है? ट्रांसलोकेट करवाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब ये जो ट्रांसलोकेशन होती है, ऐसा फ्लोएम में क्या है, ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस सुक्रोज को ट्रांसलोकेट करवाने में हेल्प करते हैं, वही हमने पढ़ने हैं। तो फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं 4 एलिमेंट्स। तो नंबर 1 इज सीव ट्यूब्स, ठीक है। नंबर 1 जो कंपोनेंट है फ्लोएम का दैट इज सीव ट्यूब्स। नंबर 2 कंपेनियन सेल्स। नंबर 3 फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड नंबर 4 फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो इन्हीं चारों के बारे में हमने पढ़ना है कि क्या इनकी डिटेल है, ये किस तरीके से प्लांट बॉडी के अंदर सुक्रोज को क्या करवाते हैं? ट्रांसलोकेट करवाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर। एक चीज और मैंने ये पहले भी बताया था कि जो फ्लोएम है, फ्लोएम जो सुक्रोज ट्रांसलोकेट करवाता है वो किसी भी डायरेक्शन में करवा सकता है। देखो लीव्स है, लीव्स में सुक्रोज ग्लूकोज बना जो सुक्रोज में कन्वर्ट हो गया। अब वो फूड कहाँ आएगा? वो फूड स्टेम से होता हुआ नीचे रूट्स की तरफ भी जा सकता है, और वो फूड लीव से स्टेम से होता हुआ ऊपर की तरफ भी, ब्रांचेस की तरफ भी और जा सकता है। तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? या तो हम कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल या फिर मल्टी डायरेक्शनल। लेकिन जाइलम जो था, जाइलम में जो वाटर और मिनरल्स जो कंडक्ट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, नीचे से, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट टू अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। क्योंकि जो सॉइल है, सॉइल में ही वाटर होगा और मिनरल्स होंगे, तो वो नीचे से ऊपर की तरफ एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो जाइलम कंडक्शन इज यूनी डायरेक्शनल। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आप एक बार नोट कर लो, ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बारे में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बारे में। ये इकट्ठे ही पढ़े जाते हैं, ठीक है। एक बार आप नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम एलिमेंट कर रहे हैं दैट इज सीव ट्यूब, ठीक है। और कौन सा था सेकंड जो मैंने कहा इकट्ठे पढ़े जाते हैं? दैट इज कंपेनियन सेल। तो पहले 2 एलिमेंट्स पढ़ेंगे हम फ्लोएम के, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
सीव ट्यूब। अब देखिए इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है ट्यूब, तो दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो सीव ट्यूब है वो किससे बना हुआ है? सीव ट्यूब इज मेड अप ऑफ, ऐसी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, एक की बात नहीं कर रही मैं। ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये बहुत सारी होती हैं, रूट्स में भी होती हैं, स्टेम में भी होती हैं, लीव्स में भी होती हैं, यानी कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम के अंदर, ठीक है। सभी का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो जो सीव ट्यूब है वो किससे बनी हुई है? सीव ट्यूब इज कंपोज्ड ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स। किससे बनी हुई है? सीव ट्यूब एलिमेंट्स से बनी हुई है। और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ये एक तरह से सेल्स हैं। दीज सेल्स, ये जो सेल्स मैंने बना रखे हैं, दीज आर सीव ट्यूब एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें ना तो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और ना ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यही कारण है कि इनके साथ जो ये सीव ट्यूब है इनके साथ हमेशा कोई ना कोई कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है। हर एक सीव ट्यूब में कंपेनियन सेल प्रेजेंट होता है, क्योंकि खुद के सीव ट्यूब के सेल्स के अंदर न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स तो है नहीं, तो वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। तो उसको अपनी फंक्शनिंग पूरी करने के लिए कहीं से हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प कौन देगा? वो कंपेनियन सेल्स देंगे। ये कंपेनियन सेल, क्योंकि कंपेनियन सेल में सेल ऑर्गेनेल्स भी होती हैं, कंपेनियन सेल का प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। प्रोमिनेंट मीन जो विजिबल है, ठीक है, जो साफ दिखाई देता है। और कंपेनियन सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है। इट मींस कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं? सीव ट्यूब्स की हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ फंक्शनिंग परफॉर्म करने में। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो इसकी एंड वॉल्स हैं, ठीक है, ये सीव ट्यूब है, सीव ट्यूब की जो ये एंड वॉल है, दिस इज एंड वॉल, एंड ऊपर की तरफ से भी क्या है? एंड वॉल है। तो इस एंड वॉल पे छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? सीव पोर्स बोलते हैं। और इनकी जो अरेंजमेंट है एक प्लेट की तरह है, तो इसलिए इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? सीव प्लेट बोला जाता है। दोनों तरफ होगा, ये ऊपर वाली एंड वॉल की तरफ भी और नीचे वाली भी, क्योंकि एक के बाद एक क्या होते हैं इनके अंदर? सीव ट्यूब्स आपस में कनेक्ट होते हैं। तो सीव ट्यूब्स का क्या काम है? फूड को ट्रांसलोकेट करवाना। तो वो कहाँ से जाएगा जब ये एंड्स बंद होंगे? तो ये एंड्स बंद तो है, लेकिन इनके अंदर क्या है? पोर्स हैं, ये पोर्स हैं। तो इन्हीं पोर्स में से वो जाएगा ताकि फूड कंडक्शन क्या हो पाए? रेगुलेट हो पाए, ठीक है। तो इनका काम यही है सीव पोर्स का, फूड को एक सीव ट्यूब से दूसरी सीव ट्यूब में जाने के लिए अलाउ करना। उसके बाद आता है बेटा कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से बनी हुई है। सीव ट्यूब सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आ गया, क्लियर है। अब हमने क्या पढ़ना है कि किस तरीके से सीव ट्यूब फूड को ट्रांसलोकेट करवाता है, बस ये थोड़ा सा मैकेनिज्म हमने यहाँ पर पढ़ना है। देखिए बेटा क्या होता है, जो सीव ट्यूब्स हैं, सीव ट्यूब्स अब देखिए मैंने पहले भी बताया था ये लीव्स में भी होंगी, रूट्स में भी होंगी और स्टेम में भी होंगी। तो जो सीव ट्यूब्स लीव्स में हैं तो वहां पे लीव्स में और क्या था? मेसोफिल सेल्स थे। इन लीव्स देयर आर प्रेजेंट मेसोफिल सेल्स। तो अब जो सुक्रोज है वो कहाँ था? वो मेसोफिल सेल्स में था ना। तो सुक्रोज कहाँ है? सुक्रोज इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। अब ये सुक्रोज कहाँ जाएगा? सुक्रोज अब लोड होगा, लोड होना शुरू हो जाएगा, भरना शुरू हो जाएगा। कहाँ पर? लीव्स में ही, सीव ट्यूब्स में। तो सुक्रोज जो है लीव्स के अंदर ही जो सीव ट्यूब्स हैं वहां पर लोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये मेसोफिल सेल से कहाँ जाएगा? सीव ट्यूब के अंदर लोड हो जाएगा। जैसे ही ये सीव ट्यूब्स में लोड हुआ, ठीक है। अब सीव ट्यूब्स का क्या काम है? सीव ट्यूब है कि इस खाने को, इस सुक्रोज को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या करवाए? ट्रांसलोकेट करवाए। तो उसकी हेल्प कौन करे? अब क्या होगा? इन सीव ट्यूब्स में सुक्रोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा। सुक्रोज कंसंट्रेशन मोर। तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो पानी था वो क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वाटर पोटेंशियल लेस, ठीक है। तो सोल्यूट कंसंट्रेशन, हम कह सकते हैं सुक्रोज कंसंट्रेशन सीव ट्यूब्स में ज्यादा हो जाएगी और वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसी टाइम क्या होगा? ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी। जाइलम वेसल से पानी निकलता हुआ आएगा। अब देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन द वाटर फ्लोज। तो अब पानी जो है
दूसरे जाइलम वेसल से निकल के कहाँ आएगा, इस लोअर कंसंट्रेशन एरिया में, क्योंकि यहाँ पानी की कमी हो रही है इसलिए ऑस्मोसिस स्टार्ट होगी। जैसे ही जाइलम वेसल से पानी निकल के यहाँ पर सीव ट्यूब्स में आएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से जो ये सुक्रोज है ये आगे की तरफ फ्लो करना शुरू कर जाएगा। किसके थ्रू, प्रेशर की वजह से। और वो प्रेशर किसने बनाया, जब जाइलम वेसल से पानी निकल के सीव ट्यूब्स में आया, यानी कि जब ऑस्मोसिस हुई तो इसके कारण ये आगे की तरफ जाएगा, प्लांट एरियाज में जाएगा। अब जहां जहां इस सुक्रोज की जरूरत है वो एरियाज कहलाते हैं प्लांट बॉडी में सिंक एरियाज, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, सिंक बोलते हैं। जहां पे सुक्रोज की जरूरत होती है प्लांट बॉडी में वो एरियाज क्या कहलाते हैं, सिंक कहलाते हैं। और यहाँ पर अब सीव ट्यूब्स क्या कर देंगी, सिंक वाले एरियाज में, सिंक वाले एरिया स्टेम भी हो सकता है, रूट्स भी हो सकता है और ऊपर ब्रांचेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए कि स्टेम में पहुंच गया, स्टेम में जरूरत है तो स्टेम यहाँ कहलाएगी, सिंक कहलाएगी प्लांट बॉडी में, ठीक है। अब स्टेम की जो सीव ट्यूब्स हैं उनमें खाना सारा है, पीछे से आ रहा है क्योंकि एक सीव ट्यूब दूसरे से कनेक्ट है, रूट की स्टेम से कनेक्ट है, स्टेम की लीव से और ऊपर की ब्रांचेस से, सारी सीव ट्यूब्स एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो खाना कहाँ आ गया, अब स्टेम की सीव ट्यूब्स में आ गया। अब स्टेम की सीव ट्यूब्स क्या करेंगी, यहाँ पर उस खाने को रिलीज, क्या करेंगी, वो खाने को यहाँ पर सीव ट्यूब्स रिलीज कर देंगी। तो खाने का रिलीज होना ही क्या कहलाएगा, यहाँ पर अनलोडिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सीव ट्यूब्स में से सारा खाना निकल के कहाँ आ जाएगा, स्टेम के सेल्स में आ जाएगा और अनलोडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से अब जो पानी था जो जाइलम वेसल्स से निकल के आया था सीव ट्यूब्स में, वो पानी भी अब वापस कहाँ चला जाएगा, जाइलम वेसल्स में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सीव ट्यूब्स में खाना तो है ही नहीं, बहुत कम खाना है, खाने की कंसेंट्रेशन कम होगी, पानी ज्यादा हो गया, इसीलिए पानी वापस जाइलम वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा है सोर्स, जहाँ पे लोडिंग होती है, कहाँ पर होती है, लीव्स में, मेसोफिल सेल से कहाँ पर होती है, सीव ट्यूब्स के अंदर सुक्रोज की लोडिंग होती है, वो एरिया कहलाता है सोर्स। तो इट मींस खाना कहाँ जाता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक, किसके थ्रू, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की हेल्प से आगे की तरफ जाता है। दोनों ही केस में लोडिंग और अनलोडिंग, तो दोनों ही केस में चाहे लोडिंग हो चाहे लोडिंग हो चाहे अनलोडिंग हो, दोनों ही केस में किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये थोड़ा सा हाई लेवल प्रोसेस है, एटीपी के बारे में मैं +1 में ही बताती हूँ, यहाँ पर 9th लेवल में आपका नहीं है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लोडिंग के टाइम पे भी एटीपी की जरूरत होती है और अनलोडिंग के टाइम पर भी एटीपी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के थ्रू ट्रांसलोकेट होता है। अब हमारा नंबर 3 एलिमेंट था फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या करता है, वो खाने को स्टोर करके रखता है। जैसे ही मान लो कि सुक्रोज आया, अब सब जगह पे वो जा चुका है, उसके बाद सुक्रोज स्टार्च की फॉर्म में वहां पर या फैट्स की फॉर्म में वहां पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और फ्लोएम फाइबर्स का क्या काम है, फ्लोएम फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, लिग्निन की डेपोजिशन होती है, उनका काम है सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना इन एलिमेंट्स को। तो इट मींस फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये सारे तो है लिविंग, सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ही है जो डेड सेल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर लिग्निन की डेपोजिशन। दिस इज ऑल अबाउट फ्लोएम ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करेंगे, एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।